नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम सभी जानते हैं यूपीएससी जो भी एमसीक्यू बनाती है वो महत्वपूर्ण थीम पे ही बनाती है। और इसीलिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना हो तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक लेना है। और इन 10 वर्षों के दौरान जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं वो टॉपिक को आपको डिटेल वाइज तैयार कर लेना है। तो अगर इस टॉपिक से या इस थीम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको दिखता है तो आप उन प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसीलिए हम लोग एंसेंट और मेडिवल जो है वो टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों का अभी जो सीरीज चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। मॉडर्न हिस्ट्री का 2 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया, जिसमें हम लोग 2013 से लेकर 2017 तक के सभी प्रश्नों को डिटेल वाइज कवर किए। आज हम लोग यहाँ पे 2018 और 2019 के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, न केवल यहाँ पे एबीसीडी में हम लोग आंसर जानेंगे बल्कि उसके साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उसको भी जानेंगे, ताकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में इससे रिलेटेड फैक्ट भी अगर आपको पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे पाएं। तो देखिए, 2018 में यहाँ पे 12 प्रश्न पूछा गया था। आपको पता भी होगा कि न केवल यूपीएससी बल्कि अदर प्रतियोगिता परीक्षा भी अगर आप देखिएगा तो प्राचीन और मध्यकालीन के तुलना में आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आधुनिक भारत का रिवीजन करना है, आपके सिलेबस में आधुनिक भारत एक पार्ट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका रिवीजन होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। तो जो भी यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ उसमें आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन आपको बताना है 19वीं शताब्दी के दौरान। सबसे पहला प्रभाव बोलता है भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि। बिल्कुल नहीं होगा, निर्यात में वृद्धि नहीं होगा बल्कि कमी होगा। हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो भी चीज बनाया गया है वो निर्यात में वृद्धि नहीं बल्कि उसका निर्यात में कमी होगा। और वो जो मजदूर होंगे जिसका जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं, जब वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा, तो ये कृषि की ओर चले जाएंगे और कृषि पर बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि नहीं होगा। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में वृद्धि नहीं होगा बल्कि कमी हो जाएगा। मतलब लोग जो है बेरोजगार होने लग जाएंगे, जो उद्योग धंधे हैं वो नष्ट होने लग जाएंगे, बंद होने लग जाएंगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज जो है खाद्यान्न फसल की जगह यहाँ पे वाणिज्यिक फसल के उत्पादन पर जोर दे रहे थे, क्योंकि आलू, टमाटर, प्याज, गोभी और चावल और गेहूं जो है वो विदेशों में कम बिकता था। किसके तुलना में? नील है, कपास है, अफीम है, जूट है, चाय है, कॉफी है, ये सब जो है वो विदेशों में ज्यादा से ज्यादा बिकता था। और इसीलिए इस तरह के वाणिज्यिक फसल को उत्पादन करने के लिए ये लोग जोर देते थे। और इसीलिए कहा गया कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी शासन का जो एक सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ा वो कृषि का वाणिज्यिकरण था। मतलब वाणिज्यिक फसल को उगाने पर जोर दिया गया। एक्चुअली अगर आप देखिएगा, उपनिवेशवाद का जो चरण है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, जो कि 1757 से लेके यानी प्लासी का युद्ध से लेके आपका 1813 जब एक अधिनियम आता है जिसमें चाय और चीन देश के साथ व्यापार को छोड़ के कंपनी का एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 1833 जो है उस अधिनियम में तो चाय और चीन जो देश से व्यापार था ये एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। और कंपनी को बोला गया कि आप केवल प्रशासन पे ध्यान दीजिए, व्यापार जो है वो सभी कोई कर सकते हैं। यानी एकाधिकार जो है केवल पहले क्या करती थी, कंपनी ही व्यापार करती थी। तो अब ये एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से 1833 में। तो 1857 से लेकर 13 का जो काल था उसमें क्या था कि जैसे 1857 में आपका प्लासी का युद्ध होगा, 64 में आपका बक्सर का युद्ध होगा, 65 में दीवानी अधिकार हो जाएगा। और ये लोग चाहेंगे, कंपनी चाहेंगे कि जो भी व्यापार करे केवल और केवल कंपनी करे, क्योंकि कंपनी अगर व्यापार करती है तो जो भी इनकम होगा वो कंपनी को होगा। और इसीलिए मुख्य यहाँ पे इन लोगों का जो उद्देश्य था व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था, कि कोई भी व्यापार होगा तो केवल और केवल कंपनी करेगी, बाकी दूसरा कोई व्यापार नहीं करेगा, ताकि जो इनकम होगा वो केवल और केवल कंपनी को होगा। और इस तरह से इसके काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, जब कह रहा है कि व्यापार केवल कंपनी करेगी तो बाकी किसी को भी व्यापार करने नहीं देगा, यहां तक कि भारतीय लोगों को भी नहीं करने देगा। और इसीलिए यहाँ के जो भारतीय उद्योग लोग से जुड़े हुए जो लोग होंगे उसका उद्योग धंधा बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जब उद्योग धंधा नष्ट हो जाएगा तो इन उद्योग में लगे हुए जो भी भारतीय हैं वो कृषि पे चले जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे और खेती बाड़ी में जुड़ जाएंगे। और इस तरह से कृषि पर निर्भरता एक तरह से बढ़ जाएगा, कृषि पर बोझ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह से जो धन का लूट होता है अंग्रेजों के दौरान, इस दौरान काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जितना वो लोगों को मौका मिलता है, जितना एक तरह से लूट सकते थे, वो धन को लूटने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। अगला चरण जो था वो 1813 से लेके 1800
58 के बीच होता है। अर्थात यहाँ पे जो है व्यापारिक एकाधिकार अब धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा और 1833 में जैसा आपको बताया गया व्यापारिक एकाधिकार जो था कंपनी का पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है अब व्यापार के बजाय यहाँ पे प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा व्यस्त हो गई और इस तरह से अगर आप देखिएगा इस काल में कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त हुआ ही हुआ। इस काल में 1765 से 85 के बीच कई वैज्ञानिक आविष्कार हुए जैसे कताई का मशीन और इसीलिए यहाँ पे जो कपास उत्पादन होता था पहले क्या करता था, हाथ से यहाँ पे कपड़ा बनाता था, हाथ से बुनता था और इसको बेचता था, लेकिन यही कपास का निर्यात कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे जो मशीन थी उससे यहाँ पे उसको कपड़ा का रूप दिया गया और वापस निर्यात करने के लिए इसको भारत लाया गया और इस तरह से मशीन से बना हुआ कपड़ा जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद आया और इसका बिक्री जो है वो बढ़ गया और भारतीय लोगों के द्वारा जो हाथ से बनाया गया कपड़ा था उसका बिक्री कम हो गया और इस तरह से वे जो है बिल्कुल बेरोजगार हो गए और उन लोगों के लिए कोई जब ऑप्शन नहीं बनता है तो वो खेती करने के लिए गांव में जाते हैं। जब खेती करने के लिए गांव में जाते हैं तो है ना चावल गेहूं ये सब उपजाने के लिए यहाँ पे उसको एक तरह से कहिए प्रेशर नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रेशर किसके लिए दिया जाता है, नील, कपास हो गया, अफीम हो गया, चाय हो गया, जिसको वो अकाल के दौरान खा पी भी नहीं सकते थे। जूट को करेगा क्या, कपास को करेगा क्या, चाय को है ना पी सकता है लेकिन उससे पेट तो नहीं भरेगा। तो इस तरह से यहाँ पे वाणिज्यिक फसल जिसको ये सीधे सीधे बेच के पैसा कमा सकते थे उस तरह के फसल को उपजाने के लिए ये लोग किसानों के एक तरह से दबाव डालते हैं। आपको पता भी होगा चंपारण का जो आंदोलन हुआ था वो नील से ही संबंधित था, तिनकठिया प्रणाली था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो था आपका उपनिवेशवाद का दूसरा चरण था जो कि 1813 से 58 के बीच था। तीसरा चरण अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था 1858 में, आपको पता होगा, और यहाँ पे आपका कंपनी का शासन समाप्त करके आपका महारानी का शासन यहाँ पे लागू कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे था कि कोई भी बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए, जैसे कि आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है तो फाइनेंस चाहिए, तो आप कहाँ पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं। जीवन की सुरक्षा के लिए आप बीमा करवाते हैं। तो इस तरह से वित्तीय एक तरह से पूंजीवाद का समय आता है और बैंक और बीमा कंपनी सबका यहाँ पे स्थापना किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो है निवेश जो है वो चाय, कॉफी, रबड़, बगान, जूट, इस सब में निवेश, इन्वेस्टमेंट जो है वो समय के साथ यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से ये 3 काल था और तीनों काल में अलग अलग विशेषता आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन था अंग्रेजी प्रभाव जो था 19वीं शताब्दी में, उसका आर्थिक प्रभाव है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, मतलब खाद्यान्न फसलों के बजाय वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पे जोर दिया गया 19वीं शताब्दी के दौरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा टफ है लेकिन एक जगह आप थोड़ा सा इसको ध्यान देते तो इसका जवाब भी आप बना सकते थे। 18वीं शताब्दी में, यहाँ 19वीं शताब्दी का बात किया, इससे ऊपर वाला प्रश्न में यहाँ पे बात किया जा रहा है 18वीं शताब्दी का, यानी कि हम कह सकते हैं 1701 से लेके 1799 के दौरान आपको सोच के बनाना है इस प्रश्न को। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ थे। तो मतलब 1701 से लेकर 1799 के बीच जो बंगाल से वस्तु निर्यात किया उसमें मुख्य रूप से क्या था, अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और चौथा ऑप्शन है कपास, रेशम, शोरा और अफीम। देखिए यहाँ पे छांटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम हॉल में तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको छांटना था सोरा से, क्योंकि सोरा एक विस्फोटक पदार्थ है और इसका व्यापार जो है वो बिहार से किया जाता था, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उसके कुछ इलाका से, और इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि सोरा का अगर उत्पादन हो रहा है या निर्यात हो रहा है तो यहाँ पे सोरा एक ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि चौथा ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। और इस तरह से यहाँ पे इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो कपास, रेशम, सोरा और अफीम होगा। तो इस तरह से आंसर जो है ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से बनाते तो इस का जवाब आप बना सकते थे। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अभी फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं है, मतलब आपको गलत स्टेटमेंट बनाना है। तो आपको पता होगा कि नेपोलियन जो है 1800 के आसपास अपना क्षेत्र का विस्तार कर रहा था और वो जो है अपना ताकत को बढ़ा रहा था, और इसके लिए अंग्रेज भी चाह रहे थे कि उनका भी ताकत बढ़े, और इसलिए वो अलग अलग तरीका अपना रहे थे, जिसमें एक तरीका जो था वो सहायक संधि था। चलिए इस सहायक संधि के बारे में देखते हैं कि इसका क्या विशेषता नहीं था, क्योंकि था तो यहाँ पे पूछा नहीं गया है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पे वेलेस्ली अगर आप देखिएगा तो अपना जो सेना है, मान के चलिए ए अंग्रेज था और ये बी जो थे वो देशी रियासत थे, तो अंग्रेज का जो सेना होता था वो बी यानी कि भारतीय देशी रियासत के दरबार में रखा जाता था, और इनका जो भी खर्च होता था वो ये देशी रियासत के राजा जो है वो खर्च को वहन करते थे। और इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दूसरों के खर्च पर बड़ी सेना बनाए रखना। तीसरा है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, जैसा कि अभी आपको बताया गया
कि नेपोलियन जो है 1800 के दौरान अपना शक्ति का विस्तार कर रहा था और इसीलिए अंग्रेज भी चाह रहे थे कि उनका भी पावर बढ़े और इसीलिए लोगों के साथ या देशी रियासतों के साथ सहायक संधि कर रहे थे, ताकि जब भी इसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो सभी देशी रियासत जो है वो अंग्रेजों के साथ मिलकर नेपोलियन का सामना कर सकते थे। आगे अगर हम देखें तो कंपनी के लिए एक नियत आय के प्रबंधन के लिए सहायक संधि नहीं किया गया था। भारतीय रियासत के लिए ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। देखिए अभी आपको बोला गया कि अगर ए जो है अंग्रेज है अपनी सेना को भारतीय रियासत के यहाँ पे रखता है तो सेना हर एक इंफॉर्मेशन को अपने उच्च अधिकारी को पहुंचाएगा और एक तरह से कहिए इसके ऊपर नियंत्रण बना के रखता है। इसलिए तीसरा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी आपका सही है। चूंकि पूछा गया है यहाँ पे गलत क्या है, तो गलत आपका सी है और इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए सहायक संधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सहायक संधि 1798 से 1805 के बीच आपको सहायक संधि देखने को मिलता है। जैसे प्रश्न में ही बता दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सहायक संधि करवाए थे। लेकिन इससे पहले भी आपको सहायक संधि देखने को मिलेगा 1765 में, जब अवध के नवाब के साथ यहाँ पे इलाहाबाद का संधि किया जाता है। बक्सर की युद्ध के बाद आपको पता होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है, तो इस समय ही अवध के नवाब के यहाँ पे एक अंग्रेजी सेना को रखा गया था और इसीलिए हम कहते हैं प्रथम यहाँ पे जो संकेत देखने को मिलेगा सहायक संधि का वो आपको 1765 में ही देखने को मिलेगा। एक्चुअली सहायक संधि होता क्या है, तो दो शक्ति आपस में मिलते हैं और दोनों कहते हैं कि एक दूसरे को हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जैसे आपको बताया गया कि ए और बी है, तो अगर बी के ऊपर आक्रमण करता है तो ए सहायता करेगा, ए के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो बी उसका सहायता करेगा। तो इस तरह से सहायक संधि थे। इस सहायक संधि में कई लोगों को इस सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के साथ एक तरह से सहायक संधि किया गया, कई देशी रियासतों के साथ। ये भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। 1798 से लेकर 1800 के बीच जो है हैदराबाद का किया गया, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, बरार है, सिंधिया है, जोधपुर है, जयपुर है और मछेरी, बूंदी और भरतपुर है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। सहायक संधि का विशेषता आपको बता दिया गया है कि अगर आप किसी के साथ सहायक संधि करते हैं तो आपका ए का अगर शत्रु है तो बी वाला को भी अपना वो शत्रु मानना पड़ेगा। मतलब ए के ऊपर कोई आक्रमण किया तो बी और ए दोनों साथ में मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। दूसरा है देशी रियासत की रक्षा करने के लिए वहां पे सेना रखा जाता था और इसका खर्चा जो है वो देशी रियासत ही उतारते थे। और एक चीज बोल दिया गया था कि अगर अंग्रेज जो है वो देशी रियासत के यहाँ पे सेना रखते हैं तो इसके आंतरिक मामलों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह के और भी व्यक्तिगत का सिद्धांत है, हड़प नीति है और इसी सब का प्रभाव आपको 1857 की क्रांति देखने को मिलेगा। तो उसको हम लोग कभी बाद में देखने का प्रयास करेंगे। अगला है शिक्षा से संबंधित है प्रश्न, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए वुड डिस्पैच के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा अधिकार जो है ये वुड डिस्पैच के तहत दिया गया था और लगभग 50 सालों तक जो है इसका जो सिफारिश है उसको लागू किया गया और इसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो 3 ऑप्शन है, देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट इन एड शुरू किया गया और इस तरह से ये स्टेटमेंट सही आपको पता अगर है तो ठीक, और नहीं है तो भी इसका काट आपको मिल जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश करना, ये भी आपको स्पष्ट कोई भी गाइड बुक में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा हो सकता है ना भी मिले, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट तो आपको मिल ही जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। आपको इसी स्टेटमेंट को काटना था, क्योंकि अगर आप वुड डिस्पैच हल्का से भी अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप काट सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो है यहाँ पे कहा गया था मातृभाषा में दिया जाए, ना कि अंग्रेजी भाषा में। अगर तीसरा ऑप्शन आप काटते थे तो आपका बी, सी और डी ये 3 ऑप्शन कट जाता, आंसर जो है आपका ए आ जाता। तो आप पहला स्टेटमेंट अगर नहीं भी जान रहे हैं कि हाँ ठीक है भारतीय शिक्षा के लिए अनुदान दिया गया था, देखिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ पैसा दिया जा रहा है, उसी को हम लोग ग्रांट इन एड या अनुदान के व्यवस्था के नाम से जान रहे हैं। तो अगर आप नहीं भी पढ़े तो भी इसका सही आंसर आप बता सकते थे, क्योंकि आपका 3 ऑप्शन को काटते तो आपका जो है पहला ऑप्शन ही छूटता और इस तरह से पहला में 1 और 2 दोनों था। चलिए देख लेते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। तो आपको सबसे पहले बताया गया कि ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा के लिए, 1854 में आया था। और दूसरा चीज है इसकी सिफारिश अगर हम देखें तो प्राथमिक जो पाठशालाएं होते हैं उसमें देसी भाषा है, मतलब जो भी उसका मातृभाषा उसमें देना है, और जिला स्तर पे जो होगा वो एंग्लो वर्नाकुलर होगा, यानी मातृभाषा के साथ साथ यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा भी आपको देने का बात सिफारिश किया गया था। इसके साथ ही साथ जो प्रश्न पूछा गया था कि जैसे लंदन में विश्वविद्यालय थे उसी तरह कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, इसमें 3 विश्वविद्यालय जो है स्थापित किए जाएं और इस तरह से स्थापित भी किया गया 1857 में। टेक्निकल यहाँ पे विद्यालय किया जाए जिसमें टेक्निकल जानकारी दिया जाए, तकनीकी जानकारी दिया जाए, साथ ही साथ टीचर के ट्रेनिंग के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना का सिफारिश किया गया और साथ ही साथ महिला के शिक्षा का समर्थन किया गया। इसीलिए तो इसको कहा गया था भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। जब भी आपको कोई अधिकार मिलता है तो कहा जाता है वो मैग्ना कार्टा है, क्योंकि पहली बार ब्रिटेन में
ईस्वी के आसपास 1215 के आसपास यहाँ पे नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया था और वही अधिकार मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी अधिकार मिलता है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो मैग्ना कार्टा है। तो इस तरह से हम लोग ये शिक्षा व्यवस्था देखिए वुड डिस्पैच के बारे में। इसी तरह से और भी आपका शिक्षा से संबंधित आयोग है, इसके बारे में आप लोग खुद से देख सकते हैं, क्योंकि सारा अगर हम लोग देखेंगे तो फिर पूरा आधुनिक भारत रिविजन करना होगा। हम लोग केवल जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन प्रश्नों से संबंधित फैक्ट को ही देख रहे हैं, सारे चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कवर कर नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। देखिए शिक्षा से भी 2 प्रश्न पूछा गया और आर्थिक व्यवस्था से भी 2 प्रश्न पूछा गया और इस तरह से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया था सेम टॉपिक से। इसलिए आपको पढ़ के जाना है आधुनिक भारत, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है आधुनिक भारत से कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो बोलता है भारतीय अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? 1813। आपको पता होगा इस अधिनियम के तहत पहली बार 1 लाख रुपया जो है वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये आपको सामान्यतः कोई बुक में जनरल बुक में आपको देखने को नहीं मिलता है, तो चलिए ये चीज हम लोग नहीं जानते हैं। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। हाँ, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैकाले जो होते हैं वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और इस विवाद के कारण जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है और एक तरह से नींव जो है वो इसी विवाद के कारण ही पड़ता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमको यहाँ पे पता है 1 और 3 सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 3 है कहीं पे, तो हाँ ये है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 2 3 भी है, मतलब 2 आपको जानना होगा ये सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट सही है, भले ये मिले चाहे ना मिले। बहुत सारा ऐसा बुक होता है, मतलब स्टेटमेंट होता है जो कि आपको जो है वो जनरल जो बुक है उसमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अगर बनाए सही हो गया तो ठीक, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शिक्षा से संबंधित यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे है ना आपका आया है पाश्चात्य आंग्ल और प्राच्य विवाद आया। तो आंग्ल और प्राच्य विवाद के बारे में देख लेते हैं। प्राच्य विवाद जो समर्थक थे वो चाहते थे कि संस्कृत और अरबी में यहाँ पे अध्यापन का प्रोत्साहन दिया जाए और पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए, यानी संस्कृत और अरबी जो कि भारतीय भाषा था। दूसरा है इसका समर्थक कौन थे? आंग्ल प्राच्य विद्या के समर्थक H.T. प्रिंसेप थे जो कि लोक शिक्षा समिति के सचिव भी थे। आंग्ल यानी अंग्रेजी शिक्षा को कौन बढ़ावा देना चाहते थे? टॉमस मुनरो और यहाँ पे एल्फस्टीन हो गया और लॉर्ड मैकाले होते थे। इसमें कहा जाए जो भी शिक्षा दिया जाए वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए और इस तरह से ये विवाद होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं मैकाले की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी परिषद का सदस्य का एक समिति बनाते हैं और बोलते हैं कि आप जो है इसके बारे में रिकमेंडेशन कीजिए कि हम जो है इंग्लिश में शिक्षा को बढ़ावा दें या लोकल लैंग्वेज में शिक्षा को बढ़ावा दें। और इस तरह से 1835 में 2 फरवरी 1835 को ये अपना मैकाले मिनट्स आता है और वो सिफारिश करते हैं कि आंग्ल दर्ज का समर्थन करते हैं, मतलब अंग्रेजी शिक्षा में ही लोगों को पढ़ाई करवाया जाए। और इसीलिए ये चूंकि भारतीय भाषाओं को या भारतीय साहित्य को ये कुछ समझते ही नहीं थे। इसका एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस, आप लोग सुने भी होंगे। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर और मूल्यवान है। मतलब आप समझिए कि ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज का एक अलमारी में रखा किताब जो है पूरे अरब का और पूरे भारतीय साहित्य के बराबर है। तो इस तरह से इनको इतना ज्यादा घमंड था अपने साहित्य के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है आपका मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हैं और इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ता है। इसीलिए मैकाले का स्टेटमेंट भी था पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना जो रंग और रक्त से तो भारतीय है किंतु विचार, रुचि और बुद्धि से वो अंग्रेज हो। तो इस तरह से ये जो है आपका मैकाले का सोच था और इसके बाद जो अंग्रेजी का प्रभाव भारत में पड़ता है जो अब तक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये भी आपको शैक्षणिक संस्थान या शिक्षा से ही पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट इस बार 2000 एक तरह से कह सकते हैं 18 वाले प्रश्न में सेम टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला दिया है बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि विलियम जोन नहीं बल्कि जोनाथन डंकन किए थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कट जाता है। कलकत्ता मदरसा जो है वारेन हेस्टिंग ही बनाते हैं। फोर्ट विलियम जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था आर्थर वेलेजिली, क्योंकि लॉर्ड वेलेजिली ये इसका स्थापना किए थे ना कि आर्थर वेलेजिली, लेकिन एग्जाम में तो आपको वेलेजिली याद होगा। अब मान चलिए उसका लॉर्ड था या आर्थर था, ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिर भी इस कंफ्यूजन के बाद भी आप जान जाते हैं कि ये जो है आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो आपको पता है कि सही होगा ही होगा, तो 2 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन देखिए तो कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, मतलब 2 और 3 कहीं नहीं था और इसीलिए आप यहाँ पे कंफ्यूजन
हो सकते थे, लेकिन फिर भी आपका आंसर जो है वो सही ही बनता, और इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो केवल बी होगा। 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपको बहुत सारा कॉलेज है या एक तरह से कहिए शिक्षण संस्थान है जो कि बनाया जाएगा, और इससे सवाल आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप देखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने फारसी भाषा के अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्थापना करता है। उसके बाद 1784 में जो विलियम जोन्स थे एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। जोनाथन डंकन जो है वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज का स्थापना करेंगे। 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, कि स्थापना करेंगे। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो बनारस विश्वविद्यालय के रूप में मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद लॉर्ड वेलेजिली जो है असैनिक अधिकारियों के लिए यानी सिविल सर्वेंट के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना करेंगे 1800 ईस्वी में। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ शैक्षणिक संस्थाएं थी, उसके बारे में आपको दिया गया है। जैसे कि आपको बताया गया था 1857 में कलकत्ता बम्बई में आपका यहाँ पे विश्वविद्यालय का भी एक तरह से कह सकते हैं गठन किया गया था या स्थापना किया गया था। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, यहाँ पे जनजातीय विद्रोह से आपको सवाल पूछा गया है, संथाल विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी कर दिया गया। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। जब आप संथाल जनजातीय, अगर आप झारखंड से हैं तो आपको पता होगा कि संथाल जो है सिद्धू कान्हू चांद एक तरह से यहाँ पे आपका चांद और भैरव, और उसके बाद उनकी बहन थी फूलो और जानो, उनके द्वारा ये किया गया आंदोलन था 1855 के दौरान। तो इस तरह से यहाँ पे 23 जून को जो है वो हूल दिवस के रूप में भी यहाँ पे मनाया जाता है झारखंड में। तो ये जो आंदोलन था 1857 के ठीक पहले का आंदोलन था, और ये काफी एक तरह से कह सकते थे उग्र आंदोलन था, और इसीलिए जमीन जायदाद को ही लेके ये आंदोलन किया गया था। इसीलिए जब ये आंदोलन समाप्त किया गया तो एक नन रेगुलेशन एरिया बनाया गया और उसका नाम रखा गया संथाल परगना। तो ये जो क्षेत्र है, और इसमें कहा गया कि कोई भी जमीन जो है वो किसी भी गैर आदिवासी या एक तरह से जमीन के सुरक्षा के लिए जो भी उपाय करने थे वो सारा उपाय यहाँ पे किया गया। जो रूल रेगुलेशन होता है सीधे सीधे यहाँ पे लागू नहीं होता था, इसीलिए इसको कहा जाता था नॉन रेगुलेटिंग एरिया। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? देखिए ये लंबा लंबा स्टेटमेंट है, ये बहुत आसानी से आपको पकड़ा भी जाएगा, इसलिए हम तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट इसका सही ऑप्शन पढ़ देते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष। चंपारण आंदोलन के बारे में हर कोई जानता है कि ये जो है नील की खेती के लिए जो 3 कठिया प्रणाली था उससे संबंधित ये आंदोलन है। और गांधी जी का एक तरह से कहिए भारत में जो सबसे पहला आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार का आंदोलन है। गांधी के नेतृत्व में पहला यहाँ पे आंदोलन किया गया था। क्यों किया गया था? कि बागान मालिक के खिलाफ किया गया था। 3 कठिया प्रणाली होता है। 3 कठिया प्रणाली क्या है? कि 3/20वें हिस्से पे नील का खेती, जैसे आपको बताया गया कि कुछ वाणिज्यिक फसल थे उसको उत्पादन करवाने के लिए जो है वो अंग्रेज जो है वो जोर देते थे। और इसी तरह से अंग्रेज करने का मतलब क्या? अंग्रेज जमींदार पे जोर देंगे, जमींदार किसान पे जोर देंगे, और इस तरह से ये जो है खाद्यान्न फसल उत्पादन करना चाहते थे। और अंग्रेज जो है या जमींदार जो है वो नील का खेती करवाते थे, और नील का खेती करने से जमीन का जो उत्पादकता था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इसीलिए राजकुमार शुक्ल के बुलाने से गांधी जी जो है वो चंपारण आते हैं, और उसके बाद वहां पे एक तरह से अपना जो भी स्ट्रैटेजी था उस स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पे कई लोग जुड़ते हैं। ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और बी कृपलानी प्रमुख थे। ये लोग घूम घूम के यहाँ पे आपका ये गांव-गांव जाकर ये देखते थे कि है ना क्या यहाँ पे लोगों का बयान है उसको दर्ज करते थे, और ताकि कोई कमेटी या समिति बनेगा तो इन सब का बयान को उनके सामने रखा जाएगा। तो इस तरह से झारखंड कहते हैं चंपारण जो है एग्रीरियन कमेटी का यहाँ पे आपका गठन किया गया, और गांधी जी स्वयं जो है इसके सदस्य बनते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इस कमेटी का सलाह दिया गया, सरकार को ये सलाह देता है कि 3 कठिया जो प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाए, और जो भी किसानों से अवैध धन वसूली किए गए हैं वो 25% जो है उसको वापस कर दिया जाए। और इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसी दौरान जो है महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि देते हैं। तो ये था मुख्य चंपारण आंदोलन संबंधित। इसके बाद खेड़ा जाते हैं, तो खेड़ा वगैरह जो है वो आप लोग अपने से भी उसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वराज सभा का यहाँ पे बारे में पूछा गया है।
1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा गया? ये जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा है। तो होम रूल लीग जो है वो आपको पता होगा, एनी बेसेंट के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एनी बेसेंट के द्वारा ही ये उन्हीं का सोच था कि जो संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना, यही होम रूल है। और इसका प्रेरणा स्रोत जो मिला है वो आयरलैंड से यहाँ पे इनको मिला था। तो बंबई का जो अधिवेशन हुआ था 1915 में, उसमें कांग्रेस का यहाँ पे अनुमति नहीं मिला एनी बेसेंट को होम रूल चलाने का। बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नरम दल वाले के नेतृत्व में पूर्णतः एक वैचारिक संस्था बन गई थी। और यहाँ पे ये लोग नरम दल वाले ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे थे जिससे देश को आजादी मिलने का संभावना बने, और इसीलिए चाह रहे थे एनी बेसेंट और एक तरह से कह सकते हैं तिलक जो थे, वो लोग चाह रहे थे कि ऐसा कोई आंदोलन एक तरह से शुरू किया जाए जिससे अंग्रेज के अधीनता में या उनके देखरेख में ही हम लोगों को एक तरह का स्वशासन मिले या होम रूल यहाँ पे मिले। और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जो है यहाँ पे 28 अप्रैल 1916 को यहाँ पे अपना होम रूल आंदोलन जो है वो प्रारंभ करेंगे। उसके बाद एनी बेसेंट जो है वो इसके बाद 23 सितंबर 1916 में यहाँ पे अपना आंदोलन शुरू करेंगी, जिनकी जो सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल थे। यहाँ पे और भी लोग इनसे जुड़ेंगे, जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक जो है ये बंबई से एक अखबार भी निकालते हैं जिसका नाम था यंग इंडिया। तो यहाँ पे तिलक जो है और एनी बेसेंट है अपने अपने क्षेत्र को बांट लेते हैं। तिलक जो है मुख्यतः 3 क्षेत्र में अपने आप को सीमित करते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के बरार में है। और इस तरह से इसकी 6 शाखाएं थी। महाराष्ट्र है, बंबई नगर है, कर्नाटक है, मध्य प्रांत है, और एक जो था आपका बरार में है। तो बरार में 2 था, मध्य प्रांत में 1 और आपका बरार में 2 था। तो इस तरह से यहाँ पे देश के बाकी हिस्से में एनी बेसेंट के लीग यहाँ पे आती है, और एनी बेसेंट के लीग में 3 सदस्य मिलकर कोई भी शाखा बना सकता था। इसलिए इनकी शाखाएं जो थी बहुत ज्यादा थी, लगभग देता है 200 से ज्यादा इनकी शाखाएं थी। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू भी, चक्रवर्ती हो गया, जे बनर्जी हो गया, इसमें बाद में शामिल भी हो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे गोखले का जो यहाँ पे आपका सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के जो कमिटी था या एक तरह से कह सकते हैं समिति था कि सदस्य को लीग के सदस्य बनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनता के बीच भाषण देकर पर्चो बांटकर होम रूल का आंदोलन का समर्थन करता है। मतलब ठीक है, आप जो है सदस्यता मत वहां पे जाइए और सदस्यता ग्रहण मत कीजिए, लेकिन आप बाहर से उसका समर्थन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको होम रूल देखने को मिला। अगला है मैजेनी, गैरिबोल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के कुछ समय तक रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय के बारे में आपको पता होगा, ये दयानंद के सरस्वती के अनुयायी थे और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसको हम लोग डीएवी स्कूल कहते हैं, उसकी स्थापना में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लाहौर में इसका स्थापना 1885 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है उसके साथ साथ लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है वो गर्म दल से संबंधित था और इसीलिए इसको हम लोग लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में 1917 में बताया गया है। न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग का यहाँ पे ऑफ अमेरिका का स्थापना करते हैं। 1920 में कोलकाता में अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने जाते हैं और आपको पता है कलकत्ता में ही एक तरह से कहिए असहयोग आंदोलन का यहाँ पे नींव पड़ा था सितंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ होता है और साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध की रैली में ये इनको लाठीचार्ज किया जाता है इनके ऊपर और इनका देहांत हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है इनके द्वारा महत्वपूर्ण जो रचना है। द आर्य समाज है, यंग इंडिया है, भारत का इंग्लैंड पर कर्ज है, जापान का विकास है, इंडियाज विल टू फ्रीडम है, भगवत गीता का संदेश है, भारत का राजनीतिक भविष्य है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या है, द डिप्रेस्ड क्लासेस और यात्रा वृतांत है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करके यहाँ पे इनके द्वारा लिखा गया काफी किताब है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में थोड़ा बहुत रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हिंद मजदूर सभा के संस्थापक जो 1948 में, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट का है। ये थोड़ा सा जनरल बुक जो है आधुनिक भारत का किताब पढ़िएगा तो वहां देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनका नाम है अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी मेहता। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट से संबंधित है। तो आप लोग सामान्यतः पोस्ट इंडिपेंडेंट पढ़ के जाते नहीं है, तो एक तरह से 12 अगर प्रश्न पूछा गया तो आप 1-2 प्रश्न को स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगला यहाँ पे दिया है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? दयानंद सरस्वती का आर्य समाज जो है 1875 में बनता है। नील बंधु का नील दर्पण है, दीन बंधु के द्वारा जो देखिए नील आंदोलन हुआ था, तो ये जो है इसका लेखन अगर आप देखिएगा नील दर्पण का, तो जब ये आंदोलन हुआ था उसी दौरान हुआ था, यानी 1858-59 के दौरान इस किताब को लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ जो होता है वो आपका 1882 के आसपास यहाँ पे उसका पब्लिकेशन होता है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है सिविल सर्विस में जो इनका अति होता है वो 1863 है। तो आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहला घटना कौन है आपका
1858 से लेकर 1859 में दीनबंधु द्वारा लिखा गया नील दर्पण। तो नील आंदोलन हुआ था, नील आंदोलन के दौरान ही दिगंबर, यहाँ पे मेन अगर आंदोलन का नेतृत्व करता देखिएगा तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, और इस तरह से यहाँ पे इसी के बारे में दिया गया था, दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था नील दर्पण। तो ये जो नील दर्पण है, नील बागान मालिकों के बीच का अत्याचार को दर्शाया जाता था। दयानंद सरस्वती के बारे में आप देखिएगा तो आर्य समाज के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था 1875 में बंबई में। तो इस तरह से ये आपको डेट थोड़ा बहुत याद रखना है, ताकि ये जो है आपका क्रोनोलॉजी जो पूछा गया है उसका आप जवाब दे पाए। सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिया गया है, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस यहाँ पे आते हैं, और 1863 में इनको जो है ये ICS का पोस्ट मिलता है। तो इस तरह से ये आपका दिया गया है। अगला यहाँ पे देखिए आपको आनंद मठ के बारे में दिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है या चट्टोपाध्याय जो है वो आनंद मठ का यहाँ पे एक तरह से उल्लेख करते हैं इस विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, और इसके द्वारा और भी कई किताब जो है वो लिखा जाता है। इनका बंगाली उपन्यास आप देखिएगा तो दुर्गेश नंदनी है, साथ ही साथ कपाल कुंडला है, मृणालिनी है, विश्व वृक्ष है, चंद्रशेखर है, रजनी है, राजसिम्हा है, और देवी चौधरानी जैसे अन्य कई उपन्यास जो है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा जाता है। उस तरह से यहाँ पे इनके द्वारा जो लिखा गया था वंदे मातरम, जो कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया भी जाता है। तो इस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न जो है वो, अच्छा अब हम लोग का 12 प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2019 की ओर। 2019 में आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं ये 5 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला है पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, जो कि हम लोग सामान्यतः स्किप करके चलते हैं, और कर देना भी चाहिए क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अगर आप इसके चक्कर में जाइएगा तो एक आध दो प्रश्न तो बन जाएगा आपका, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? ये देखिए आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, और इसीलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इसका यही आंसर होगा। ये पोस्ट इंडिपेंडेंट के बारे में है, डिटेल में हम लोग इसका चर्चा नहीं करने वाले हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योग को पुनर्जीवित करने का योगदान किया है। ये तो बिना पढ़े वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि नामे है स्वदेशी आंदोलन। तो जब नाम में ही है स्वदेशी आंदोलन, तो देश के जो भी शिल्पकार थे, जो कि अंग्रेज का, जैसे कि हम लोग वीडियो के शुरुआत में देखे कि यहाँ के जो भी हस्तशिल्प उद्योग था जो कि नष्ट कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको फिर से पुनर्जीवित का बात किया गया है आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्वदेशी आंदोलन की एक अव्यय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो ये भी है, बहुत सारे देशी शिक्षण संस्थानों का स्थापना किया गया, देशी साहित्य को बढ़ावा दिया गया, उनमें से एक था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना। और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन आपको पता होगा 1905 के दौरान ये प्रारंभ हुआ था। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, तो वो जो है इंट्रोडक्शन है, आप वहां पे देख सकते हैं जो स्वदेशी आंदोलन का था। यहां देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन कौन से यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाए जाते हैं। तो टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना किया गया, जो कि श्री अरविंदो के द्वारा किया गया था, और ये प्रथम प्राचार्य भी यहाँ के प्रिंसिपल भी बने थे। इसी तरह से अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसके बारे में सवाल में पूछा गया है। तकनीकी शिक्षा देने के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया, और स्वदेशी कारखाने भी स्थापित होने लगे, लेकिन ज्यादातर जो थे वो बंद हो गए। कुछ जो बच गया उनमें से था आचार्य BC राय का बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री, और इस तरह से वो जो है वो बचा रहा। साहित्य के क्षेत्र में अगर देखिएगा तो बांग्ला साहित्य विशेषकर काव्य के लिए ये स्वर्ण काल माना जाता है, 1905 का काल। और इस तरह से या स्वदेशी आंदोलन का जो काल था वो काल हम कह सकते हैं। प्रमुख काव्यकार रचनाकार में रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, रजनीकांत सेन आते हैं, द्विजेंद्र लाल राय आते हैं, मुकुंद दास थे, और सैयद अबू मोहम्मद थे। दक्षिण नारायण मित्र मजुमदार जो थे, एक यहाँ पे कथा लिखती हैं, दादी माँ की कथा करके था, ठाकुमार झूली करके। अवनींद्र टैगोर नाथ टैगोर जो थे वो स्थापित करते हैं 1906 में क्या, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। और विज्ञान के क्षेत्र में जो सफलताएं मिलती हैं जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा यहाँ पे उनका योगदान दिया जाता है। तो इस दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान काफी ज्यादा देसी लोगों के द्वारा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय साहित्य हो, शिक्षण संस्थान हो या कारखाने हो, इसके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा अपना योगदान देते हैं। आपको पता होगा 1907 के दौरान ही आपका टाटा में जमशेदपुर में जो है जो टाटा कंपनी है उसका फाउंडेशन भी 1907 के दौरान ही रखा गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपको दिया गया है,
भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। देखिए, गिरमिटिया जो दक्षिण अफ्रीका में वो आंदोलन किए थे, गिरमिटिया मजदूर के संरक्षण के लिए किया थे, ये उनके अधिकार को मांगने के लिए किए थे। पहला स्टेटमेंट तो अगर आप गांधी जी के बारे में इंट्रोडक्शन भी पढ़े तो आप उसको जान जाइएगा। दूसरा है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। यहाँ पे वो करते हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध था। आपको चैम्सफोर्ड मतलब यहाँ पे आपको याद करना होगा कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कब आया था, तो आपका 1919 में आया था, तो चैम्सफोर्ड उसी के दौरान रहे थे। तो उस समय जो वार कॉन्फ्रेंस हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, गांधी जी ये नहीं चाह रहे थे कि भारतीय लोग यहाँ पे मतलब वो चाह रहे थे कि भारतीय यहाँ पे शामिल हो, क्योंकि ब्रिटेन का अगर हम सहायता करते हैं तो आने वाले समय में ब्रिटेन जो है हमारे लिए यानी भारत के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही या बेहतर ही सोचेगी। लेकिन होता इसके उल्टा है, और इस तरह से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है वो 1919 और 20 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ समर्थन किए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है समर्थन नहीं किए थे। और इस तरह से दो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑप्शन ए कट जाएगा, सी कट जाएगा और डी कट जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा बी, यानी लास्ट स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलता है 1930 में, और इस तरह से उस आंदोलन के बाद जो है गांधी इरविन समझौता वगैरह चला जाएगा, और इसके बाद जो है बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध भी घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा के थे, और पीसी जोशी जो थे महासचिव जो थे वो भारतीय साम्यवादी दल। ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस से या एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही टफ है, क्योंकि ये जो है आपको जनरल बुक में आपको देखने को मिलता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, एक तरफ आंदोलन या संगठन दिया है, दूसरा तरफ उसका लीडर और नायक दिया है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था बोला गया है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी सही है बिल्कुल। और आत्मसम्मान आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी के द्वारा चलाया गया था, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और इस तरह से ऑप्शन जो है वो डी है, और ये जनरल बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप गांधी के बारे में देखिएगा तो हरिजन सेवक संघ चलाए थे, और इसी को अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि अक्टूबर 1932 में पुणे में इसका स्थापना किया गया था। इस तरह से और भी है जो कि डिप्रेस क्लास के लिए काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पे जो किया गया था उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और ये इससे पहले 1924 में ही ये किए थे, और ये भी वो पुणे में हुआ था आपका, और हरिजन सेवक संघ जो कि गांधी वाला था, और इस तरह से अम्बेडकर वाला जो यहाँ पे संघ है या सभा है वो आपका बॉम्बे में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका अम्बेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। एक है आत्मसम्मान आंदोलन, ये भी निचले तबके के जाति या दलित कह सकते हैं, उनके उत्थान के लिए किया गया था। इसका आंदोलन है 1925 के दौरान यह किया गया था मद्रास तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवाद, हिंदू धार्मिक कट्टरता का विरोध करना और उसको सुधार करना, पुरोहितों के बिना विवाह करवाना, मंदिरों के बलात् प्रवेश को मंदिरों में बलात् प्रवेश मतलब मंदिर में प्रवेश को रोका जा रहा था। तो अब ये चाह रहे थे कि सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश का मौका मिले। हिंदू समाज के पारंपरिक नियमों को पूर्ण रूप से अवहेलना और उसका विरोध करना। भारत में जो अंधविश्वास था या जो भी अनिश्वरवाद था, सॉरी अंधविश्वास नहीं है, अनिश्वरवाद जैसे अतिवादी विचारों पर प्रचार करना। तो इस तरह से ये सारा चीज था ईवी रामास्वामी से संबंधित। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, अच्छा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे वो 2020 का होगा। तो इस तरह से 2020 और 21 के जो प्रश्न होंगे उसको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।